सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। अगले आधे घंटे में तमाम अहम खबरें आपके पास होंगी। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों के लिए मतदान जारी। करीब 1 करोड़ 48 लाख मतदाता 672 उम्मीदवारों के भाग्य का करेंगे फैसला। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। चुनाव में पहली बार QR कोड का इस्तेमाल। प्रधानमंत्री की मतदाताओं से अधिक संख्या में लोकतंत्र के महोत्सव में भाग लेने की अपील। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला। दांव पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता और कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली समेत कई दिग्गजों की किस्मत। 11 फरवरी को मतगणना। भारत दौरे पर आए श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता आज। व्यापार, रक्षा और समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने समेत कई अहम मुद्दों पर होगा जोर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात का कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री से प्रतिबंधित उल्फा से वार्ता को लेकर की चर्चा। राज्य के वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, पूर्वोत्तर में सभी समस्याओं के समाधान के लिए उल्फा मुद्दे को भी निपटाना चाहते हैं प्रधानमंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मामले पर जल्द विस्तृत चर्चा करेगी राज्य सरकार। कोरोना वायरस को लेकर केरल सरकार ने वापस ली आपदा की चेतावनी। केंद्र का देश के सभी बड़े 12 बंदरगाहों को आने वाले यात्रियों की जांच करने और संक्रमित यात्रियों को अलग करने की प्रणाली तुरंत लगाने का निर्देश। चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 717। और आज दिल्ली में वोटिंग हो रही है। शुरुआत करेंगे दिल्ली के चुनावी रण की खबरों के साथ। और दिल्ली में सभी 70 सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान सुबह 8 बजे शुरू हुआ है, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। और दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही लोग मतदान केंद्रों पर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। महिलाओं और युवाओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बुजुर्ग भी बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर आज वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाताओं में मतदान को लेकर खासी उत्सुकता देखी जा रही है। तो ये आम जनता है जो सुबह से ही कतारों में खड़ी है। वहीं कई बड़े नाम हैं जो भी सुबह सुबह अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने निकले। केंद्रीय मंत्रियों की बात करें तो वो भी आज सुबह मतदान करने निकले हैं। एस जयशंकर, डॉक्टर हर्षवर्धन मतदान करने निकले। इसके अलावा आम लोगों की कतारें बड़ी हैं और खास नाम भी सुबह सुबह मतदान के लिए निकल रहे हैं। प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा मतदान के लिए निकले हैं। 8 बजे से दिल्ली में वोटिंग शुरू है, शाम 6 बजे तक चलेगी। दिल्ली देश की राजधानी और यहां आम लोगों के साथ साथ तमाम बड़े नाम भी हैं। राम माधव भी आज सुबह सुबह वोट देने वालों में शामिल हुए और इन सभी दिग्गजों ने आज सुबह ही वोटिंग की है। साथ ही आम लोगों की कतारें या फिर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की बात करें, महिलाओं की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, पहली बार जो मतदाता वोट दे रहे हैं उनकी बात करें, सभी में खासा उत्साह दिल्ली में आज वोटिंग को लेकर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा तस्वीर आप देख रहे हैं पिंक बूथ की। पिंक बूथ जहां हम देखते हैं कि पूरी तरह महिलाएं इसको संचालित करती हैं और ये पिंक बूथ की संख्या इस बार दिल्ली में भी अच्छी खासी तादाद में देखी जा रही है। तो चुनाव आयोग की तरफ से पूरे इंतजाम ताकि बड़ी संख्या में दिल्ली में आज लोग घर के बाहर निकलें और मतदान करें। वोटरों की सुविधा के लिए पहली बार चुनाव में
QR कोड का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बार मतदान स्थल पर मोबाइल फोन के लिए लॉकर की सुविधा भी मुहैया कराई गई है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने व्यापक इंतजाम किए हैं। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान के लिए 2688 मतदान स्थलों पर 13,750 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जहां तक संवेदनशील मतदान केंद्रों की बात है तो 516 जगहों पर 3,704 मतदान केंद्र इस श्रेणी में आते हैं। शाहीन बाग इलाके के सभी 5 बूथों को भी संवेदनशील कैटेगरी में रखा गया है। दिल्ली पुलिस के करीब 40,000 सुरक्षाकर्मी, होमगार्ड के 19,000 जवान और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 190 कंपनियां तैनात की गई हैं। करीब 1.25 लाख सुरक्षाकर्मी वोटिंग के मद्देनजर सुरक्षा मोर्चा संभाले हुए हैं। और इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। कुल 672 उम्मीदवार मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टी जेडीयू और एलजेपी के साथ मैदान में है। बीजेपी ने 66 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, कांग्रेस ने भी 66 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, वहीं उसकी सहयोगी आरजेडी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। विधानसभा चुनाव में 1,47,86,382 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और नतीजों का ऐलान भी जल्द होगा। 11 फरवरी को आज हुए चुनाव के नतीजे हम सबके सामने होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके सभी मतदाताओं से अपील की है कि वो अधिक से अधिक संख्या में लोकतंत्र के इस महोत्सव में भाग लें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल ने लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेने की अपील की है। वासी हैं उनको आना चाहिए। डेमोक्रेसी का ये बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएं और अपना वोट डालें, यही मेरी अपील है। और हमारे तमाम संवाददाता आज की वोटिंग को लेकर पूरा अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। रविंद्र सिंह शोरन हमारे संवाददाता निर्माण भवन से इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ अनु दीवान जुड़ी हुई है सिविल लाइंस इलाके से, वो अपडेट हमको देंगी। और साथ ही मोहम्मद फातिह टीपू हमारे संवाददाता चांदनी चौक से फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले रविंद्र, आपका रुख करते हैं, किस तरह के इंतजाम वहां पर हैं आज वोटिंग को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए प्रीति, यहाँ पर तमाम तैयारियां जो है वो रात से ही मुकम्मल कर ली गई हैं और सवेरे से ही हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं, जो वोटर मतदाता, वो सवेरे से ही आना शुरू हो गए। 8 बजे का जो निर्धारित वक्त था उससे कुछ पहले ही लोग यहाँ पर आ गए थे और अपना जो वोटिंग का इंतजार जो है वो कतारों में लगकर करने लग गए थे। विशेष तौर पर यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं क्योंकि कई वीआईपी लोग जो है वो यहाँ वोट डालेंगे और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त पूरी दिल्ली में हम लोगों ने देखे। जिस तरीके से सवेरे से हम लोग निकलकर यहाँ पहुंचे हैं तो हर चौराहे पर या हर जो रोड है वहाँ पर, मुख्य चौराहे हैं, वहाँ पर गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। सड़क पर भी हमको सुरक्षा बल के जो जवान है वो तैनात दिखाई दे रहे हैं और भीतर जो पुलिस है, चारों तरफ तो पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं कि किसी भी तरह का अनटोवर्ड इंसिडेंट जो है वो ना हो सके। और कॉन्फिडेंस एक दिया जा रहा है कि लोगों को कि यहाँ पर आएं और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान में हिस्सेदारी यहाँ पर करें। हर तरह का अरेंजमेंट किया गया है। कई जगह पर हमने देखा कि रेड कार्पेट जो है वो बिछाए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से मतदाताओं के लिए। पिंक बूथ्स का यहाँ पर विशेष तौर पर अरेंजमेंट किया गया है ताकि महिलाएं अधिकारी उसमें हैं, महिला सुरक्षाकर्मी भी वहाँ पर लगाई गई हैं और ताकि यही दिखाने की कोशिश चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है कि कितने अहम हैं मतदाता इस महाचुनाव के महापर्व में, मतदान के इस महापर्व में। और यहाँ पर सोनिया गांधी भी चुनाव में अपना वोट डालने के लिए आएंगी। पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी जो वो वोट डाल चुके हैं। उसके अलावा मैं आपको दिखाऊं कि विशेष इंतजाम जो यहाँ पर किए गए हैं कि व्हील चेयर से लेके रेड कार्पेट से लेके और तमाम तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। पानी का इंतजाम किया गया है और शेड की व्यवस्था की गई है अगर किसी को दिक्कत हो। डॉक्टर्स का प्रबंध जो है वो किया गया है फर्स्ट एड के लिहाज से। यानी अपनी तरफ से चुनाव आयोग ने कोई कोताही नहीं बरती है। एक छोटी छोटी सहूलियत का ख्याल चुनाव आयोग की तरफ से रखा गया है। रविंद्र, फिलहाल हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता मोहम्मद फातिह टीपू चांदनी चौक से जुड़े हैं।
मोहम्मद फातिह टीपू, चांदनी चौक की अगर बात करें तो दिल्ली विधानसभा की सबसे छोटी सीट है, लेकिन इस बार अगर यहाँ मुकाबला देखें तो दल बदल की जो स्थिति है वो भी हमने देखी। किस तरह रोचक मुकाबला इस बार चांदनी चौक में देखने को मिल रहा है और सुबह किस तरह से मतदाताओं का उत्साह देखने को मिल रहा है, बताइए दोनों चीजें हमें। देखिए प्रीति, आपने सही कहा कि चांदनी चौक विधानसभा एक ऐसी सीट है जो छोटी तो जरूर है, लेकिन दिल्ली की सियासत का केंद्र बिंदु भी है। यहाँ पे आप देखिए तो त्रिकोणीय मुकाबला है आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। सवेरे से ही हम यहाँ पर नजर बनाए हुए हैं। हमने देखा कि किस तरह से, चूंकि पूरी दिल्ली में 2.25 लाख नए वोटर्स हैं जो कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं लोकतंत्र के इस पर्व पर, तो काफी उत्साह उनमें देखा। बुजुर्ग भी थे, महिलाएं भी थी। जहां तक यहाँ के सियासी समीकरण की बात है तो 1952 में पहली बार दिल्ली विधानसभा की जो ये चांदनी चौक विधानसभा सीट है ये वजूद में आई। प्रहलाद सिंह, युद्धवीर सिंह कांग्रेस उम्मीदवार पहली बार यहां से जीत हासिल किया उन्होंने। उसके बाद लगातार कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार एक के बाद एक यहां से चांदनी चौक के इस क्षेत्र से नुमाइंदा बन करके दिल्ली विधानसभा में वो अपनी बात को उठाते रहे। लेकिन 2015 में प्रीति, यहाँ पे जो समीकरण है दिल्ली विधानसभा के इस क्षेत्र का वो बदला और आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार अलका लांबा यहाँ से विधायक चुनी गई। लेकिन बाद में ठीक ऐन वक्त चुनाव के पहले उन्होंने पाला बदल करके कांग्रेस का दामन थाम लिया और जो प्रहलाद सिंह सानी है वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए और सुमन कुमार जो बीजेपी से यहाँ पर बीजेपी की तरफ से टक्कर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही दिलचस्प मुकाबला नजर आ रहा है। और एक बात और मैं बताता चलूं कि लोकसभा जो क्षेत्र है विधानसभा ये चांदनी चौक का, यहाँ पर भी अब तक जितनी भी निर्वाचित सरकारें केंद्र में बनी है, चांदनी चौक का नुमाइंदा केंद्र में सहयोगी रहा है, मंत्री रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सबकी निगाहें हैं चांदनी चौक पे। फिलहाल यहाँ पर देखने की बात है, अभी अगर हम बात करें तो 1 घंटे से यहाँ पे तमाम जो मतदाता हर वर्ग के हैं यहाँ पे आ रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल धीरे धीरे उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल। और अब हम सिविल लाइंस चलते हैं। इस इलाके में मौजूद है हमारी सहयोगी अनु दीवान। अनु, आप हमें बताइए सुबह सुबह वहाँ जो इलाका है सिविल लाइंस, वहाँ लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? क्योंकि कई जगह हमने देखा जो कि दिल्ली में अमूमन देखने को नहीं मिलता है कि 8 बजे वोटिंग शुरू हुई, उसके काफी पहले से लाइनें लगनी शुरू हो गई। तो वहाँ कैसा उत्साह है लोगों में? बिल्कुल प्रीति, ये कहेंगे कि यहाँ सुबह लाइनें तो नहीं लगनी शुरू हुई क्योंकि ये थोड़ा वीआईपी इलाके में आता है, लेकिन लोग जो हैं वो धीरे धीरे आना शुरू हो गए थे। 8 बजे जैसे ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, हमने देखा काफ़ी लोग जो थे वो यहाँ पे अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करने पहुँच गए थे। और अभी भी हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो धीरे धीरे आते जा रहे हैं क्योंकि सर्दी का समय है और छुट्टी का दिन है, तो जाहिर सी बात है कि लोग धीरे धीरे आएंगे और अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करेंगे। वहीं अगर हम बात करें चुनाव आयोग की तैयारियों की, तो जिस तरह से हमने कई पोलिंग बूथ्स में चुनाव आयोग की तैयारियां देखी है, काफी दिलचस्प तैयारियां कर रखी हैं चुनाव आयोग ने। पानी का इंतजाम, टॉयलेट का इंतजाम और साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी वॉलंटियर्स को तैनात किया गया है। यानी कि अगर कोई व्हीलचेयर पे या किसी सहारे की जरूरत के साथ आना चाहता है तो उसके लिए वॉलंटियर्स यहाँ पे तैनात किए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर अपना वोट देने आना है और उसको कोई तकलीफ ना हो, इस तरह से जो वॉलंटियर्स हैं उनकी हेल्प कर रहे हैं कि उनको कोई दिक्कत ना आए। और अगर बात करें तो चुनाव आयोग ने तमाम तैयारियां पहले भी की थी कि जैसे उन्होंने पीडब्ल्यूडी वोटर्स के लिए एक सुविधा रखी थी कि अगर वो चाहते हैं कि उनको घर से पिकअप एंड ड्रॉप मिले तो उसके लिए उनको सिर्फ चुनाव आयोग में अपना एक फॉर्म भर के देना होगा। तो वो चुनाव आयोग ने वो भी एक सिस्टम रखा था कि जिससे जो भी हमारा वोटर है, जो भी मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहता है, वो छूटे ना। तो ये तमाम तैयारियां थी जो चुनाव आयोग की तरफ से थी। इसलिए चुनाव आयोग ने ये किया कि जो पीडब्ल्यूडी हैं, जो पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, कोई तकलीफ ना आए, तो उन्होंने फॉर्म भर के चुनाव आयोग को एक अपील की कि उनको घर से पिक एंड ड्रॉप मिले। और साथ ही साथ अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्गों के लिए भी ये फैसिलिटी थी। और अगर पोस्टल बैलेट की बात करें तो पोस्टल बैलेट के लिए भी चुनाव आयोग ने तैयारी कर रखी थी कि अगर कोई मीडिया कर्मी जो इस समय ड्यूटी पर होगा तो उसके लिए भी पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गई थी कि वो पहले से अपना पोस्टल बैलेट के जरिए अपना मताधिकार का इस्तेमाल करे। तो चुनाव आयोग पूरी कोशिश में जुटा है कि जो मताधिकार का इस्तेमाल करने से लोग छूट जाते हैं वो छूटे ना, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग अपने इस मताधिकार का इस्तेमाल करें और इस लोकतंत्र के उत्सव में भागी बने। चुनाव आयोग की यही कोशिश है कि पुराने जो रिकॉर्ड है वो टूटे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिल्ली में आज लोग बाहर निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र सिंह शोरन आपका, मोहम्मद फातिह टीपू आपका और अनु दीवान आपका, ये तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।
और सुबह सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोटरों से अपील की, उपराज्यपाल दिल्ली के उन्होंने वोटरों से अपील की, वहीं दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने भी दिल्ली की जनता से रिकॉर्ड तोड़ मतदान करने की अपील की है। हमारा जो मतदाता जागरूकता अभियान है इस बार का, उसको हमने दिल्ली का वोटर दिल्ली का दबंग का थीम दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली के सभी वोटर वाकई दबंग साबित होंगे और पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। सभी आके अपना वोट डालेंगे। पोलिंग स्टेशन पे हमने बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हैं और इतना काफ़ी सजाया भी गया है जो मॉडल पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर। दिल्ली के चुनावी समर में ऐसी कई सीटें हैं जिन पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। इन हाई प्रोफाइल सीटों के नतीजे कैसे होंगे और किसकी होगी जीत, इसका सभी को इंतजार है। आइए जानते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की वीआईपी सीटों के लिए किस पार्टी ने किस उम्मीदवार पर इस बार दांव लगाया है। दिल्ली विधानसभा में यूं तो सभी 70 सीटें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर हर किसी की नजर है। सबसे पहले बात करते हैं नई दिल्ली विधानसभा सीट की। यहां से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में हैं। अरविंद केजरीवाल का मुकाबला बीजेपी के युवा नेता सुनील यादव से है। कांग्रेस की तरफ से रोमेश सब्बरवाल भी पूरे दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं। नई दिल्ली सीट पर कुल 28 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। पटपड़गंज विधानसभा, ये सीट भी काफी अहम है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यहीं से विधायक हैं और एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। मनीष सिसोदिया के खिलाफ बीजेपी के रवि नेगी और कांग्रेस के लक्ष्मण रावत चुनाव लड़ रहे हैं। बाबरपुर विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर गोपाल राय को उम्मीदवार बनाया है और उनका मुकाबला बीजेपी के नरेश गौड़ और कांग्रेस की अन्वीक्षा त्रिपाठी जैन से है। 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नरेश गौड़ ने गोपाल राय को मात दी थी, तो 2015 के चुनाव में गोपाल राय बाबरपुर से विधायक चुने गए थे। रोहिणी सीट से बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजेंद्र गुप्ता का मुकाबला आम आदमी पार्टी के राजेश नामा बंसीवाला से है। कांग्रेस की तरफ से इस सीट पर सोमेश गुप्ता भी चुनावी मैदान में है। मॉडल टाउन विधानसभा सीट की बात करें तो यहां आम आदमी पार्टी की तरफ से अखिलेश पति त्रिपाठी का मुकाबला बीजेपी के कपिल मिश्रा से है। बीजेपी में शामिल होने से पहले कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी में भी रह चुके हैं। कांग्रेस ने मॉडल टाउन सीट से आकांक्षा ओला को उम्मीदवार बनाया है। राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी ने अपने युवा नेता राघव चड्ढा को उम्मीदवार बनाया है और उनका मुकाबला बीजेपी के आरपी सिंह से है। 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में आरपी सिंह राजेंद्र नगर सीट पर ही जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। कांग्रेस की तरफ से इस सीट पर रॉकी तुसीद चुनावी मैदान में हैं। बल्लीमारन से आम आदमी पार्टी के इमरान हुसैन का मुकाबला बीजेपी की लता सोढ़ी से है। वहीं कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ नेता हारून यूसुफ चुनावी मैदान में हैं। बात गांधीनगर सीट की करें तो यहां आम आदमी पार्टी के नवीन चौधरी, बीजेपी के अनिल वाजपेयी और कांग्रेस के अरविंद सिंह लवली के बीच कड़े मुकाबले के आसार हैं। वहीं ओखला सीट से आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बार फिर अमानतुल्ला खान मैदान में हैं। अमानतुल्ला खान को शिकस्त देने के लिए बीजेपी ने ब्रह्म सिंह और कांग्रेस ने परवेज हाशमी को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं कालकाजी विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने महिला उम्मीदवारों पर दांव लगाया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी और कांग्रेस के टिकट पर शिवानी चोपड़ा अपनी किस्मत आजमा रही हैं। वहीं बीजेपी ने धर्मवीर सिंह को कालकाजी सीट से उतारा है। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये कुछ सीटें थीं जिन पर सबकी निगाहें हैं। देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली की जनता किसकी चुनावी नैया पार लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात कुछ और अहम खबरों की। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे भारत यात्रा पर हैं। वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राजपक्षे की इस यात्रा के दौरान दोनों देश व्यापार, रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहयोग समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। भारत की तरफ से मछुआरों की समस्या के अलावा श्रीलंका में रहने वाले तमिलों के मामले भी उठाए जाने की उम्मीद है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात का कार्यक्रम है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उनके सम्मान में भोज का आयोजन करेंगे और दोनों नेताओं के बीच औपचारिक मुलाकात भी होगी। अपनी भारत यात्रा के दौरान राजपक्षे बोधगया, वाराणसी, सारनाथ और तिरुपति के तीर्थाटन भी जाएंगे। 21 नवंबर 2019 को श्रीलंका के प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद उनकी ये पहली भारत यात्रा है। इसके पहले पिछले साल नवंबर में राष्ट्रपति चुने जाने के बाद गोटाबाया राजपक्षे भी अपनी पहली विदेश यात्रा पर भारत आए थे। बोडो समझौते के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में हिस्सा लेने असम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से प्रतिबंधित उल्फा इंडिपेंडेंट से वार्ता करने के मुद्दे पर चर्चा की। हेमंत बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार रात पत्रकारों को ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने हमें इस मामले पर गृहमंत्री अमित शाह से विस्तृत चर्चा करने को कहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उल्फा मुद्दे को निपटाना चाहते हैं ताकि पूर्वोत्तर में और कोई समस्या ना रहे। असम के वित्त मंत्री शर्मा ने कहा कि वो जल्द ही इस मामले पर गृहमंत्री से वार्ता करेंगे। उन्होंने कहा कि उल्फा आय को वार्ता की मेज तक लाने के लिए औपचारिक आमंत्रण, अपील या अनुरोध भेजने के बारे में राज्य मंत्रिमंडल के स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति पर भारत सरकार की लगातार नजर है और बचाव के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने देश के सभी बड़े 12 बंदरगाहों को आने वाले यात्रियों की जांच करने और संक्रमित यात्रियों को अलग करने की प्रणाली तुरंत लगाने का निर्देश दिया है। इस बीच केरल में बीते कुछ दिनों से कोरोना वायरस का एक भी नया मामला सामने नहीं आने के बाद राज्य सरकार ने हाल ही में जारी आपदा स्थिति की चेतावनी वापस ले ली है। वहीं चीन में महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस से शुक्रवार को मृतकों की संख्या बढ़कर 722 पर पहुंच गई। इस बीच अमेरिका ने इस महामारी से निपटने के लिए $100 बिलियन की मदद की पेशकश की है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मास्क की कमी पर चिंता जताई है। WHO ने कहा है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जिनेवा में 11 और 12 फरवरी को सैकड़ों विशेषज्ञ जमा होंगे। इस 2 दिन के सम्मेलन के दौरान दवाओं और वैक्सीन के विकास में तेजी लाने पर चर्चा की जाएगी। वहीं WHO की अगुवाई में कई देशों के विशेषज्ञों का एक दल चीन का दौरा करेगा। मिजोरम के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले ने कल उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अधिकारियों से भ्रष्टाचार को खत्म करने और राष्ट्र की प्रगति में तेजी लाने के लिए कदम उठाने का आह्वान किया है। हैदराबाद में ऑल इंडिया सर्विस, सेंट्रल सिविल सर्विस और मिलिट्री इंजीनियर सर्विस के अधिकारियों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि सभी सरकारी नीतियों और योजनाओं का उद्देश्य आम आदमी के जीवन में सुधार लाना है। ऐसे में उन्हें लैंगिक और जातिगत जैसी सामाजिक बुराइयों के अलावा गरीबी, अशिक्षा और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसी चुनौतियों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। The need of the hour is for every stakeholder is to not only contribute his or her might to accelerate growth, but must ensure that it is to inclusive and sustainable. 71 years after independence, the country is facing challenges like poverty, illiteracy, corruption, gender discrimination, urban-rural divide. These are the challenges. We made a lot of progress, undoubtedly. Successive governments have done their best. And we leave it to the people how to judge those governments and all that. It's not my this thing to give any grading. But in spite of all these developments, still around 20% are living under below poverty line. और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। दुनिया भर में भंवरों और मधुमक्खियों की संख्या चिंताजनक रूप से कम हुई है। इसका सीधा असर फसलों और फलों के उत्पादन पर पड़ा है। तितलियां, मधुमक्खियां, भंवरे और कई दूसरे कीट पतंगे प्राकृतिक रूप से परागण का काम करते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक तापमान में वृद्धि की वजह से यूरोप और उत्तरी अमेरिका में भंवरों और मधुमक्खियों की संख्या में बेहद गिरावट आई है। इससे पारिस्थितिक तंत्र और कृषि पर गंभीर असर पड़ सकता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक अगर इस गति से गिरावट जारी रहती है तो इनमें से कई प्रजातियां कुछ दशकों में हमेशा के लिए गायब हो सकती हैं। भंवरों के लिए ठंडा मौसम अनुकूल होता है। ऐसे में दुनिया भर में तापमान बढ़ने से ये विलुप्त होते जा रहे हैं।
बात क्रिकेट की। भारत और न्यूजीलैंड 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मैच ऑकलैंड में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड ने फिलहाल 26.3 ओवर में 2 विकेट खोकर 142 रन बना लिए हैं। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। जाते जाते एक नजर डालिए देश भर के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर और ब्रेक के उस पार देखिए ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।